हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं बल युग्म और बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल युग्म क्या होता है ये देखिए, पिछले साइंस वाले में जब इंटरमीडिएट वाला पढ़ाया गया था उसमें एक चैप्टर पूरा कंप्लीट बताए थे, उसमें बताए थे। यहाँ फिर सुन लीजिए, बल युग्म क्या होता है कि जब दो समान समांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वो बल युग्म होता है। मतलब जैसे समझिए, ये चित्र से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पर एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर की ओर लग रहा है। जितना बल ऊपर लग रहा है उतने नीचे लग रहा है, दोनों समांतर भी हैं। ठीक है, समान समांतर बल जब विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बल युग्म। अब बल युग्म है जिस वस्तु पर कार्य करता है वो वस्तु घूमने लगती है। ठीक है, बल युग्म क्या होता है? समान बल होगा, समांतर होगा और विपरीत दिशा में होगा। देखिए समांतर भी है, विपरीत दिशा में है। तो ऐसे में देखिए, ये मान लीजिए है ना, इसको क्या है, इसको घुमाना। देखिए ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर, तो इस प्रकार से ये घूम जाएगा। जिस पर बल युग्म लगता है वो घूमने लगता है, और जब घूमने लगता है तो इसका अपना आघूर्ण कुछ होगा। तो बल युग्म क्या होगा? समान समांतर बल जब विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वो बल युग्म होता है। बल युग्म जिस पर कार्य करता है वो वस्तु घूमने लगती है। ये पॉइंट याद रखिए। अब बल आघूर्ण समझते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है? दोनों बलों में से कोई एक बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। बल आघूर्ण क्या होता है इसको समझिए। किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल युग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से एक बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, इसी बल आघूर्ण पर आधारित आपका एक उपकरण हमको पढ़ना है, उत्तोलक। क्या पढ़ना है? उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? यह एक सरल मशीन है। क्या है? एक सरल मशीन है जो एक सीधी अथवा तिरछी करिए या टेढ़ी छड़ के द्वारा बनाई जाती है ना। इसमें यह छड़ जो होती है ये किसी एक स्थिर बिंदु के परितः घूम सकती है। किसी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर ये घूम सकती है। ये क्या कहलाती है? उत्तोलक। देखिए, उत्तोलक का प्रयोग आप लोग कभी कभी किए होंगे, कोई भारी सामान को उठाने के लिए। देखिए ये मान लीजिए ये एक छड़ है ना। उत्तोलक अभी हमने क्या बताया, एक सरल मशीन है, या ये सीधी या टेढ़ी छड़ के द्वारा बनती है। और इसमें क्या होता है, देखिए ये एक स्थिर बिंदु के परितः चारों ओर घूम सकती है। ये मान लीजिए कोई गुटका लगा दिया गया, यहाँ टुकड़ा लगा दिया गया है, जिससे देखिए यहाँ से इस पर बल लगाएंगे तो ये ऊपर उठेगा। तो कोई भारी सामान हो, देखिए इस भारी सामान को उठाना है, यदि ऐसे ही नहीं उठ रहा है तो इसमें छड़ को अंदर डाल करके अब इधर जब उठाएंगे तो ये क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये क्या है? उत्तोलक है। अभी हमने बताया ये एक सरल मशीन होती है जो एक सीधी अथवा टेढ़ी, ये तिरछी भी हो सकती है, ये छड़ ना, छड़ से बनी होती है। और ये छड़ किसी एक स्थिर बिंदु के परितः ये चारों ओर घूम सकती है। इसी के परितः मतलब इसी के चारों ओर ये ऐसे घूम सकती है। ठीक, अब किसी भारी वस्तु को उठाना तो क्या करते हैं? इसी को इसमें लगा देते हैं, यहाँ उठा देंगे। अब देखिए ये क्या है, अब यहाँ हम लगाएंगे बल। जो बल लगाएंगे इसी को हम कहते हैं आयास। क्या कहते हैं? आयास है ये। ठीक, और ये स्थिर बिंदु को, जिस स्थिर बिंदु के परितः ये घूमती है, इसको बोलते हैं आलंब। क्या बोलते हैं? आलंब। ठीक, और जिसको उठाया जा रहा है, आयास का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो होता है भार। ये याद रखिए, भार, आलंब, आयास। ठीक, ये क्या है? उत्तोलक। अब इसमें हम आघूर्ण देखते हैं। आघूर्ण देखिए, भार क्या होता है सर? mg, और ये आयास हम f कह लेते हैं। और आलंब मान लीजिए, देखिए ये आयास लग रहा है a पर, भार है b पर, आलंब है c पर। ठीक, तो बल आघूर्ण इसमें जो होगा, समझिए उत्तोलक का इसका बल आघूर्ण जो होता है, वामावर्त का कुल आघूर्ण दक्षिणावर्त के कुल आघूर्ण के बराबर होता है तब जब ये संतुलन की अवस्था में है। मतलब ना तो ये ऊपर उठा रहा है ना, ना ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कोई परिवर्तन इसमें जब नहीं हो रहा है तो ये किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है? वामावर्त और दक्षिणावर्त, है ना। ये वामावर्त इधर को होगा, है ना, वामावर्त, और ये दक्षिणावर्त। तो दोनों तरफ के बल आघूर्ण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान।
तो बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ बलाघूर्ण निकालेंगे तो कैसे होगा, बल गुणे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा कहाँ से होगी, आलंब से ही होगी, आलंब से ए तक की दूरी। देखिए ये बल एफ हो गया, ये वाली दूरी ए सी, एक तरफ का बलाघूर्ण। अब दूसरी तरफ का बलाघूर्ण निकालिए, देखिए भार, यहाँ एम जी लिख सकते हैं या F2 जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा। और ये दूरी कौन सी हो जाएगी, बी सी। ये हो गया हमारा बलाघूर्ण, एक दोनों तरफ के बलाघूर्ण संतुलन की अवस्था में बराबर होते हैं। ठीक, और यदि ये देखिए भार यदि इसको उठा दे रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, इधर का आघूर्ण यदि ज़्यादा होगा तो इसका प्रभाव जिधर होगा उसी तरफ ये उठ जाएगा। देखिए ये भार ज़्यादा लग रहा है तो ये उठा देगा, और ये भार ज़्यादा है, देखिए ये बल ज़्यादा है तो ये उठा देगा, और भार ज़्यादा है तब नहीं उठेगा। ठीक, चलिए अब देखिए इससे उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हम समझते हैं। क्या, यांत्रिक लाभ। तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा समझिए, यांत्रिक लाभ मतलब बल हम कम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठा लें तो क्या है, यांत्रिक लाभ है। यांत्रिक लाभ कब हुआ, जब भार ज़्यादा उठा लें हम और बल कम लगाएं, यानी आयास कम लगाएं। ठीक है, ये भार बटे आयास होता है। देखिए भार ज़्यादा है तो इसका मतलब लाभ ज़्यादा, आयास ज़्यादा तो भार लाभ कम। ठीक, तो देखिए इसमें यदि नहीं उठ रहा है तो यांत्रिक लाभ शून्य है। ठीक है, अब यदि हमको क्या करना है, यांत्रिक लाभ अधिक लेना है तो क्या करना पड़ेगा समझिए, कम आयास लगा करके इस भार को उठा लें हम। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए इसको क्या करें, ये वाली क्षण देखिए ध्यान से, खुद से प्रैक्टिकली समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। देखिए इस क्षण को यदि हम यहाँ से छोटी कर दें, मतलब ये आलम्ब जो है इस भार के निकट है, नज़दीक है, अभी हमने दूर बनाया था ना। ठीक है, तो ये जब दूर था और ये अब नज़दीक है, कब यहाँ कम बल लगा करके आसानी से उठा सकते हैं। ध्यान समझिए, ये नज़दीक कर दें इसको ना, आलम्ब को इसके नज़दीक कर दें, और अभी दूर था, जब दूर था तब कम बल लगाना पड़ेगा कि जब नज़दीक है तब बल कम लगाना पड़ेगा। कब कम बल लगाना पड़ेगा बताइए, ये जब नज़दीक हो गया तो इधर वाला बलाघूर्ण देखिए ये दूरी कम हो जाएगी तो बल ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, तो इस स्थिति में ये आसानी से उठा लेगा। ये क्या करेगा, आसानी से उठा लेगा, प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हो, है ना। और यही बात अगर देखिए, या आप लोग ऐसे भी किए होंगे, देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से ये झूला झूलने वाला है, झूला, और इस प्रकार से है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है इस पर, ठीक, और यहाँ पर कोई है ना। अब क्या हो रहा है, देखिए ये यदि नज़दीक आएगा, समझिए ये नज़दीक आएगा तो उठ जाएगा कि नीचे दबा देगा। ये जैसे जैसे नज़दीक आएगा इसका प्रभाव कम होता जाएगा, ये उठ जाएगा, जो नज़दीक रहेगा वो उठ जाएगा, ये दूर हो जाएगा तो ये नीचे कर देगा, है कि नहीं। यदि इसको देखिए यहाँ समझिए, इसको यदि नज़दीक कर दें हम, नज़दीक कर दें तो ये आसानी से उठ जाएगा, दूर कर दें तो ये दब जाएगा, है ना। यही बात होती है, इस लंबाई पर निर्भर करता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ कब ज़्यादा होगा, जब भार ज़्यादा होगा और आयास कम हो, तो ऐसी स्थिति में यांत्रिक लाभ अधिक हो जाता है। ये लंबाई और इस भार पर निर्भर करता है। ठीक, अब इसकी स्थिति के आधार पर ये उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, देखिए आयास और भार के बीच में आलंब होगा, यानी जिस बिंदु के परितः घूमने वाला है वो बीच में होगा। इसका उदाहरण क्या है, अभी देखिए हम उदाहरण दिखा करके आपको बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो गया, ये कैंची, और क्या होगा जिसमें आलंब बीच में होता है, तुला, है ना, तुला वो जो तौलने वाला। और इसके अलावा और क्या होगा, ये देखिए बच्चे जो झूला झूलते हैं, शीशा बोलते हैं ना उसको, एक बच्चा इधर बैठा दूसरा इधर, तो वो जो है बच्चों के झूले जो है, बच्चों के झूले जो है, झूले, ये हो गए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा, द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें क्या होगा, ये देखिए हमारा हो गया। अब देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ये जो है, इसमें ये बनेगा हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या करेंगे, आलंब एक किनारे पर आ जाएगा,
आलम्ब एक किनारे पर होगा और आयास भी एक किनारे पर होगा, भार बीच में आ जाएगा, भार बीच में होगा। ये हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन सा होता है? भार बीच में होगा, आयास जो बल लगाएंगे एक किनारे पर, आलम्ब दूसरे किनारे पर, जिस पर तक घूमेगा वो एक किनारे पर। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? इसका होता है सरोता, है ना, और दूसरा नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक, अच्छा, अब इसमें देखिए ये हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, और ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और ये बन जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा समझिए, इसमें आयास जो होगा वो बीच में आ जाएगा, बस इतना पहचानिए, आयास बीच में, आलम्ब एक किनारे पर ही होगा, आयास बीच में होगा, यानी बल जो लगाएंगे वो किधर रहेगा? बीच में रहेगा, और भार जो है वो एक किनारे पर होगा। ठीक, ये तृतीय श्रेणी का। अब इसके अंतर्गत जो है उदाहरण कौन सा होगा? चिमटा। क्या? चिमटा। आप हल भी समझ सकते हैं, हल, है ना। तो अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए कैंची, सरौता, चिमटा, ऐसे याद रखेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए ये कैंची के स्थान पर यहाँ आप जो है एक और लिख सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, पिलास या पक्कड़ जो है गांव में बोलते हैं ना, वो समझ सकते हैं। अब देखिए कैंची क्या है, ये देखिए कैंची हमने लिया है यहाँ पे, तो इसमें देखिए ये भार जो है वो एक किनारे पर, मतलब बल का प्रभाव, बल जो है ये क्या हो गया? आयास, एक किनारे पर ये आयास हो गया। अब इसका प्रभाव किधर लगेगा? इधर, ये हो गया भार। यहाँ जो होगा, जो काटने वाला चीज जो रखा जाएगा वो क्या हो गया? भार। और आलम्ब बीच में, जिसके परिता घूम रहा है वो क्या हो गया? आलम्ब, और ये भार। ठीक है, तो आलम्ब बीच में है, आयास एक किनारे पर, भार दूसरे किनारे पर। तो आप अगर कैंची याद रखेंगे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है तो आसानी से समझ जाएंगे कि आयास किनारे, आलम्ब बीच में, भार एक किनारे पर। कैंची प्रथम श्रेणी का, और द्वितीय श्रेणी में सरौता, तृतीय श्रेणी में चिमटा, ऐसे समझ लीजिए। देखिए सरौता भी लेकर के हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए इसमें आलम्ब, ये देखिए आलम्ब जो है एक किनारे पर है, आलम्ब ना एक किनारे पर, ये आलम्ब हो गया। और भार, देखिए सुपारी भी हमने लिया है, तो इसको जो है बीच में रख करके, देखिए यहाँ से बीच में रख करके काटेंगे, तो ये बल यहाँ लगाएंगे हम, ये आयास हो गया, क्या हो गया? आयास, और ये भार, इधर आलम्ब, तो ये क्या हो गया हमारा? देखिए यदि हम नज़दीक से, देखिए एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, आप तो समझ चुके होंगे कि ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब यदि हम ये जो भार और आलम्ब है इसके पास में यदि हम बल लगाएंगे तो इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी हमारे बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा, यानी किनारे से जब दाबेंगे तो आसानी से इसको हम तोड़ सकते हैं, समझ गए। तो ये इस तरीके से बल आघूर्ण भी होता है। अब तीसरा जो है ये चिमटा से हम समझ लेते हैं। चिमटा में देखिए क्या है, ये आलम्ब एक किनारे पर, जिसके परिता घूम रहा है, जिसके परिता घूम रहा है ये आलम्ब हो गया। अब यहाँ जिस चीज़ को उठाना है, चलिए कुछ उठा लेते हैं, ये पेन पकड़ लेते हैं, है ना, इस पेन को पकड़ना है, तो देखिए ये हो गया भार, ये हो गया भार। और बल कहाँ लगाते हैं हम? बीच में, यानी आयास कहाँ है? बीच में। जब आयास बीच में हो तो वो क्या होता है? क्या होता है? तीसरी श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, तो तीनों याद रखिए, तीनों अच्छे से इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए भार जो है ये तुला में दोष, ये तुला मान लीजिए, तुला में दोष कैसे होता है? देखिए आलम्ब बीच में, आयास भार ऐसे है, तो दो प्रकार से दोष तुला में होता है। ध्यान समझिए, तुला में दो प्रकार से दोष होता है। क्या? एक तो देखिए एक पलड़ा इधर लटका है, दूसरा इधर लटका होता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पलड़ों का भार अलग अलग हो जाता है ना, दोनों भार समान होना चाहिए। दोनों तुला तौलते समय दोनों पलड़ों का भार जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पलड़ों के भार में असमानता हो जाती है। पहला दोष ये हो गया। दूसरा दोष क्या होगा कि तुला के ये दंड की लंबाई जो है कम ज़्यादा हो जाती है, यानी आलम्ब के दोनों तरफ ये लंबाई बराबर होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लंबाई अलग अलग हो जाती है,
ठीक है, अलग अलग असमान हो जाती है। तो ऐसे में यदि भार को हमको सही सही तौलना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। पहली स्थिति, जब दोनों पलड़ों का भार असमान है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए जो तौलना है यहां रख करके पहले वाले हिस्से में रख करके तौल लेंगे, पहले वाले पलड़े में भार को रख करके तौल लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, दूसरे पलड़े में भी रख करके तौल लेंगे। दोनों भार मिल गया, पहले पलड़े में रख करके तौल लिया, दूसरे पलड़े में रख करके तौल लिया, तो वास्तविक भार जो होगा वो कितना होगा, ना तो W1 सही है ना तो W2 सही है। यानी जो पहले हमने तौला था ना तो वो सही है, ना तो जो बाद में तौला है वो सही है। तो सही क्या होगा, सही होगा W बराबर, सही भार बराबर होगा W1 प्लस W2/2, यानी इन दोनों का समांतर माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, जब पलड़ों का भार असमान होता है तो इन दोनों पलड़ों में अलग अलग भार निकाल करके उनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, दो ये पद है, तो ये औसत मान इनका जो हो जाएगा वो सही भार हो जाएगा। कब, जब पलड़ों का भार असमान है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति समझ लीजिए, जब पलड़ों का भार तो समान है लेकिन इस दंड तुला की लंबाई जो है ये असमान है। तो जब लंबाई असमान है तो फिर वही स्थिति करेंगे, क्या करेंगे, पहले में पलड़े में रख करके एक तरफ रख करके भार ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ भार रख करके ज्ञात कर लेंगे, और दोनों तरफ भार ज्ञात करने के बाद दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य मतलब कड़ी के अंदर जो होगा ये W1 गुणे W2, ये गुणोत्तर माध्य इसका सही भार हो जाएगा। ये देखिए दो स्थितियां और समझ लीजिए, इसमें जब बल एक ही दिशा में और समांतर लग रहा हो, है ना, तो इस बिंदु C पर लगने वाला, देखिए ये बल एक ही दिशा में है तो C पर कितना बल लगेगा बताइए, C पर परिणामी बल जो होगा वो कितना होगा बताइए। दोनों एक ही दिशा में है तो C पर लगने वाला बल F1 प्लस F2 होगा। ठीक, और इसमें आघूर्ण तो अभी हमने बता ही दिया है, कितना बनेगा, F1 गुणे AC, चूंकि C के परितः घूम रहा है तो F1 गुणे AC बराबर क्या होगा, F2 गुणे क्या हो जाएगा, BC, है ना, ये हो गया। अब यहां समझ लीजिए कि देखिए जब समांतर बल है लेकिन विपरीत दिशा में है और आलंब एक किनारे पर है, तो इस आलंब पर परिणामी बल जो होगा वो कितना होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी परिणामी R बराबर यहाँ हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक, इस स्थिति में देखिए विपरीत दिशा में लग रहा है तो अंतर के बराबर होगा बल। और यहाँ बल आघूर्ण अब कितना बनेगा ये बताइए, बल आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, F1 गुणे कितना होगा, देखिए केंद्र से F1 की दूरी कितनी है AC बराबर F2 बल हो गया और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी केंद्र से BC, ये हो गया बलाघूर्ण। तो इस दो प्रकार से ये बलाघूर्ण हमारा होता है। अब इसमें जो है इतना ही है, इसको पढ़िए अच्छे से। अब हम जो 3 चैप्टर बताए हैं गति ना, पीछे के 2-3 चैप्टर जो भी बताया है उन तीनों चैप्टर का सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल एक ही वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे। इसको अच्छे से आप फार्मूला सहित अच्छे से समझ लीजिए।